हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछे जाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इनमें से बहुत से बच्चे वीडियो पर क्लिक करेंगे, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे और वीडियो को कट करके चले जाएंगे। तो उनसे दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। जो भी बच्चा वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेगा, वही दोस्तों अच्छा नंबर लेकर आएगा। वही दोस्तों बोलेगा कि हाँ, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे जो आपने बताया था। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु क्या होते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, उन्हीं को पारजीवी जंतु कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए है डाली नामक भेड़। डाली नामक भेड़ एक ऐसा पारजीवी जंतु है जिसके अंदर क्या करते हैं, उसके डीएनए में एक और एक अतिरिक्त जीन हम डाल देते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पारजीवी जंतु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बायोपायरेसी किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि दोस्तों कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वह अथवा दूसरे संगठन के द्वारा, यानी कोई कंपनी है या किसी दूसरे संगठन के द्वारा किसी देश के, किसी राष्ट्र के या उससे संबंधित लोगों से, यानी कोई देश है बिना उससे पूछे या देश के लोगों से बिना पूछे अगर हम संसाधन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसी को हम बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है कि अगर किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना पूछे हम जैव संसाधन का उपयोग कर लेते हैं तो उसी को हम बायोपायरेसी कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप पहले एवं सेकंड क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि हॉट स्पॉट क्या है, यानी कि तप्त स्थल क्या होते हैं। दोस्तों ये वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है जो आपके फ़ोन में होता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं क्या होता है तप्त स्थल हॉट स्पॉट। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहाँ की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता संकट में होती है, उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हॉट स्पॉट। सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वंशागत के क्रोमोसोमवाद। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी कि वंशागत के गुणसूत्रवाद को किसने प्रस्तुत किया था। तो सटन और बाबेरी ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टर्नल सिंड्रोम क्या होते हैं। सिंपल सा दोस्तों, मैंने इसको बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में लिखने की कोशिश की है। तो गुणसूत्र की संख्या 45 प्लस x, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 45 और 1 46 हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वैसे गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्यों में। तो गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, कितना होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका नाम है टर। तो एक गुणसूत्र क्या होता है, टर जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्र हो जाएंगे 44 प्लस x, ये हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि टर्नल सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या होता है, कम हो जाता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, टर जाता है। लक्षण क्या है, इनका जो कद होगा छोटा होगा। स्त्रियां बांझ होती हैं। बांझ का मतलब होता है वह कभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं। ठीक है,
तो सिंपल था दोस्तों कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो आप बताइएगा कि टर्नर सिंड्रोम वह होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 ही बच जाती है, वही होता है टर्नर सिंड्रोम। आप याद कैसे रखेंगे, तो टर होते हैं 46, लेकिन एक क्या हुआ, टर गया यानी कि हट गया, तो बचेंगे 45। ठीक है दोस्तों, सिंपल था, इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, सिंपल था दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव कामा या और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र वो दोनों वहाँ पर रह सकते हैं, दोनों की सुरक्षा के लिए वो होता है। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, तो यह केवल वन्य जीव के लिए सुनिश्चित होता है, उसी को बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में दोनों वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए, दोनों के बचाव के लिए, मतलब इसमें जो होती हैं सुविधाएं होती हैं, इसके लिए सुनिश्चित होता है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में केवल वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित होता है। सिंपल है दोस्तों और आसान सा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्विव निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पराग नलिका से दो परागकण आते हैं। ठीक है, जो पराग नलिका होती है उससे होते हुए दो परागकण आते हैं, और जब यह अंडकोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करता है। ठीक है, दो आते हैं, लेकिन एक क्या होता है, एक जो परागकण होता है वो जब अंडकोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करते हैं, और दूसरा परागकण ध्रुवीय केंद्रक के द्वितीय केंद्रक से निषेचन करता है, तो इसे त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन हुए, संलयन का मतलब होता है मिलना, तो एक ही भ्रूण कोश में दो केंद्रक आपस में मिले, दो संलयन हुए, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, पराग नलिका से क्या होता है दोस्तों, तो पराग नलिका से दो परागकण आते हैं। ठीक है, एक जो परागकण होता है वो अंडकोशिका से निषेचन करता है, और एक ध्रुवीय केंद्रक में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार निषेचन हुआ अंडकोशिका में और एक बार निषेचन हुआ है ध्रुवीय केंद्रक में। ठीक है, तो निषेचन दो बार हुआ, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विव निषेचन की खोज करी थी नावासी नाव विज्ञानी ने 1898 ईस्वी में। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछता है कि त्रिक संलयन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि यहाँ पर जब दूसरा परागकण ध्रुवीय केंद्रक में द्वितीयक केंद्रक से निषेचन करता है, यानी इसके क्या द्वितीयक होता है, इसमें दो केंद्रक पहले से होते हैं और एक परागकण और आ गया, संख्या हो गई 3, इसीलिए इसे हम त्रिक मतलब होता है 3, संलयन माने मिलना, तो यहाँ पर दो पहले से थे, एक परागकण आया हो गया 3, 3 लोग आपस में मिल गए, तो इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। और निषेचन हुआ दो बार, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज लीवनहॉक नामक विज्ञानी ने 1791 ईस्वी में संतरे में की थी। ठीक है, अब इसका नाम देखिए, बहुभ्रूणता, बहु मतलब होता है बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, बस इसका डेफिनेशन हो गया खत्म। एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, नाम है बहु मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, तो जब किसी बीज में से बहुत या एक से ज़्यादा भ्रूण क्या हों उत्पन्न होते हैं, तो उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। खोज करी थी एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1791 में, किसमें, संतरे में करी थी। सिंपल सा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका नाम पे आइए। अनिषेक फलन, निषेक होता तो उसमें निषेचन होता, लेकिन लग गया आ यानी छोटा आ लग गया तो इसमें निषेचन नहीं होगा। तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि दोस्तों सब जानते हैं कि फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय से निषेचन होता है तभी, लेकिन जब अंडाशय से बिना निषेचन हुए ही फल बन जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। यह फल बीज रहित तो होता है। ठीक है, ये ऐसे फल होते हैं जो क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। उदाहरण के लिए अंगूर हो गया, केला हो गया, आद हो गया। ठीक है, यानी अंगूर केला इसके उदाहरण हैं। दोस्तों सिंपल सा है कि जब अंडाशय से बिना निषेचन के फल बन जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसके नाम पे आएंगे। अपूर्ण, अपूर्ण यानी पूर्ण अगर रहता तो पूरा हो जाता। ठीक है, लेकिन लगा अपूर्ण यानी कि आधा। ठीक है, पूर्ण मतलब होता है पूरा, आ लग गया तो अपूर्ण हो गया यानी कि आधा। ठीक है दोस्तों, जितना भी डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके नाम से उसके काम यानी कि उसका डिफिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं हर वीडियो में। ठीक है, तो इसके नाम से अभी जो इसका डिफिनेशन है वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी खोज किसने करी थी। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल लॉरेंस नामक विज्ञानी ने करी थी। जब दो कारक उपस्थित होते हैं और दोनों में से कोई पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं तो उसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब आइए नाम पे, अपूर्ण यानी अगर दो होंगे, दोनों में से कोई भी पूर्ण रूप से नहीं दिखाएंगे, आधा आधा, अपूर्ण लगा है ना तो आधा आधा। तो जब दो कारक उपस्थित होते हैं और दोनों में से कोई पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाते यानी कि आधा आधा अपना प्रभाव दिखाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है दोस्तों, उदाहरण समझेंगे। यहाँ पर हम लेंगे आर, कैपिटल आर, उसे नाम देंगे लाल पुष्प। ठीक है, और यहाँ पर एक है स्मॉल आर, नाम देंगे सफ़ेद पुष्प। ठीक है, जब इसका युग्म निकलेगा तो कैपिटल आर, इसका निकलेगा तो स्मॉल आर। जब इसमें हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो ये तो पौधा लाल है, ये पौधा सफ़ेद है, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है कि दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाएंगे, लेकिन कैसे दिखाएंगे, आधा आधा। तो इसने अपना प्रभाव दिखाया आधा, इसने आधा दिखाया, तो पौधा कैसा हो गया, तो पौधा जो था वो क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है अपूर्ण प्रभाविता। जब दोनों पूर्ण रूप से अपना प्रभाव ना दिखाएं, आधा आधा दिखाएं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, ना तो पौधा लाल हुआ है ना तो पौधा सफ़ेद हुआ है, लेकिन दोनों ने जब आधा आधा दिखाया तो पौधा कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। तो जब हमारे शरीर की कोशिका विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमित होती है तो वायरसों के द्वारा या विषाणुओं द्वारा संक्रमित कोशिकाएं एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। इसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। आप समझेंगे दोस्तों, जब हमारे शरीर की कोई भी सेल या कोई भी कोशिकाएं क्या होती हैं, विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती हैं तो विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिकाएं एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। इसी प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन की खोज आइजैक एवं लिंडेमान नामक विज्ञानी ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आइजैक और लिंडेमान। दोस्तों इतना आसान, इतना सटीक, इतना सरल शब्दों में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साभोजता पर टिप्पणी लिखिए।
ठीक है, कि सहभोज्यता क्या होता है। वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है न हान होता है, सहभोज्यता कहलाती है। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हान होता है, उसी को हम सहभोज्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। आप सभी देखे हो दोस्तों, जो आम का पेड़ होता है, ठीक है, उस पे दोस्तों एक एक दूसरा पौधा, ठीक है, उसके डाली पर दोस्तों कहीं पर भी एक दूसरा पौधा उगाता है, उसी को बोलते हैं आर्किड। आप सभी लोग देखे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं आर्किड। जिसे आप गाँव में कहते हैं बान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बान कहते हैं, बान। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आम को ना तो कोई लाभ हुआ ना तो हान हुआ, लेकिन आर्किड को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो जहां पर एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हान होता है, उसी को बोलते हैं सहभोज्यता। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण है आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सभी क्वेश्चन दोस्तों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। तो वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है, सहजीवन यानी ऐसी क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, उसी को बोलते हैं सहजीवन। उदाहरण के लिए लाइकेन, लाइकेन में शैवाल और जो कवक होते हैं दोनों को ही लाभ होता है। ठीक है, तो जहाँ दोनों जीवों को लाभ हो उसे बोलते हैं सहजीवन, जहाँ पर एक को लाभ हो लेकिन दूसरे को ना तो लाभ हो ना तो हान हो, उसी को बोलते हैं सहभोज्यता। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे इसका जो किसने सबसे पहले खोज किया था, इसको किसने विकसित किया था। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में टीकाकरण को विकसित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कि टीकाकरण को सबसे पहले किसने और कब विकसित किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था सन 1798 ईस्वी में। अब जानेंगे टीकाकरण आखिर क्या होता है। तो किसी निष्क्रिय मृत या रोगजनक या उससे उत्पन्न विष यानी जहर की अति सूक्ष्म मात्रा शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं या टीकाकरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई अगर निष्क्रिय मृत है या कोई मरा हुआ है या कोई रोगजनक है या उससे उत्पन्न जहर को और जहर की बहुत ही कम मात्रा अगर हम शरीर में क्या करें, प्रवेश कराते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। अब दोस्तों आगे लिखा है जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराएंगे उसे बोलेंगे टीका, लेकिन उस क्रिया को बोलेंगे टीकाकरण। दोस्तों सिंपल था दोस्तों, और आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या एवं उनकी संरचना, आवास, व्यवहार आदि में विभिन्नताएं ही जैव विविधता कहलाती है। यानी पृथ्वी पर जितने भी सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे उनकी संरचना हो गया, यानी उनका बनावट कैसा है, उनका आवास, रहन सहन, उनका व्यवहार, सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। दोस्तों सिंपल सा है, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था रोजन ने किया था। ठीक है, तो सिंपल सा है, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था रोजन ने, और पृथ्वी पर जितने सभी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें संरचना, बनावट यानी कि आवास, व्यवहार में कुछ ना कुछ
भिन्नताएं होती हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, यानी जिसे बोलते हैं पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चेन, आर फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों 1983 ईस्वी में कैरी मुलिस ने की थी, यानी इसकी खोज किसने करी थी, तो 1983 ईस्वी में कैरी मुलिस ने की थी। सिंपल सा है, जीन प्रतियों के निर्माण के लिए एक स्वचालित तथा कम समय लेने वाली प्रक्रिया पीसीआर कहलाती है। आप समझिएगा, जीन मतलब जो जीन होता है, ठीक है, गुणसूत्रों पर माला के मोतियों के समान लगे होते हैं जिन्हें बोलते हैं जीन। तो जीन प्रतियों के निर्माण के लिए जो जीन होता है उसका प्रति मतलब फोटोकॉपी, तो जो जीन होता है उसका फोटोकॉपी बनाने के लिए, उसकी फोटोकॉपी का निर्माण करने के लिए एक स्वचालित, ठीक है, और कम समय लेने वाली जो प्रक्रिया है वही पीसीआर कहलाती है। यानी कि जीन का फोटोकॉपी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विधि है, बहुत ही कम समय लेने वाली विधि है, जिसी को हम पीसीआर कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है। ठीक है, आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। वह एंजाइम जो डीएनए के खंडों को काटता है उसी को हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सभी क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।